हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीसीएच में। और सीसीएच में आज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज हमारी क्लास जो होने वाली है एसएसटी पैडा की होने वाली है। ऑलरेडी हम जो है सीटेट की कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं। हमारी काफ़ी क्लासेस सीडीपी की भी हो चुकी है, मैथ्स की पैडा की भी हो चुकी हैं, ईवीएस की भी हो चुकी हैं। अब आज की क्लास जो है हम एसएसटी पैडा स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये आज हमारी एसएसटी पैडा की फर्स्ट क्लास है। तो एसएसटी पैडा की क्लास फर्स्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं उससे पहले मैं आप लोगों को जो है हम सोशल साइंस का जो हमारा सिलेबस है, जो 60 मार्क्स का सिलेबस है, उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। कि हमें पता है कि पूरा जो पेपर 2 सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़ का होता है वो 150 का होता है। उसमें से जो हमारा सब्जेक्टिव है, जिसे हम सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज़ के नाम से जानते हैं, वो हमारा 60 मार्क्स का है। तो उसी को आज हम पहले सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे हमें तैयारी करनी है। और पैडागोजी का जो 20 मार्क्स का पार्ट है उसे किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो पैडागोजी का आज मैं कुछ आप लोगों को छोटा सा टॉपिक भी पढ़ाऊंगी, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज़। क्योंकि जैसे ही हम पैडागोजी का पेपर देते हैं हमें फर्स्ट स्टार्टिंग में ही ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज़। तो इन्हीं क्वेश्चंस को जानने के लिए और इसी तरह के करेंगे। साथ ही आप लोगों को पहले ही ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है कि सीटेट का बैच जो है आपको सीसीएच की तरफ से जो है स्टार्ट हो चुका है और एक मिनिमम प्राइस में है। और इसकी लास्ट डेट जो है मैं हर बार बताती हुई आ रही 15 फ़रवरी इसकी लास्ट डेट है। यानी कि उसके बाद एकदम से इसके प्राइस बढ़ेंगे। तो आप लोगों को अगर डेमो क्लासेस अच्छी लगती है तो जल्दी से जल्दी आपको इनरोल करें, अपने आप को इनरोल कराएं, क्योंकि सीटेट आपका नोटिफिकेशन कभी भी अब आपके सामने आ सकता है। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा 60 मार्क्स का पेपर है, यानी कि जो 60 मार्क्स का हमारा एसएसटी का वाला पार्ट है, उसके लिए हमें क्या करना है भाई। देखिए, जो हमारा 60 वाला पार्ट है इसको हम क्या करेंगे, हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ध्यान से समझिएगा। जो हमारा 60 मार्क्स का पेपर है, आपको पता है बाकी हमारा जो है सीडीपी आपका जो इसमें आता है वो 30 मार्क्स का आता है। 2 लैंग्वेज होती हैं आपके पास, एक हिंदी होती है और एक इंग्लिश होती है। फर्स्ट लैंग्वेज आप कोई भी ले सकते हो, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। तो 30-30 करके 90 मार्क्स का पेपर, तो पेपर 2 के लिए हमारा ये हो गया। बच गए हमारे 60 मार्क्स जो कि हमारे सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज़ के होते हैं। तो ये जो 60 मार्क्स हैं ये आपके 4 पार्ट्स में बटे हुए हैं। हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, सिविक्स बोलिए या पॉलिटी बोलिए, सिविक्स में, और साथ में बटा हुआ है हमारा साथ में पैडागोजी पार्ट। पैडागोजी पार्ट जो है वो हमारा 20 मार्क्स का होता है। बाकी हमारा जो अगर बात करें हिस्ट्री की तो 15 मार्क्स का आप हिस्ट्री मानकर चलिए, 15 मार्क्स का आप ज्योग्राफी मानकर चलिए और 10 मार्क्स का आपका सिविक्स पार्ट मानकर चलिए। तो इस तरह से टोटल हमारा पेपर बन जाता है कितना, 60 मार्क्स का ये पेपर बन जाता है। यानी कि इसको हल्के में नहीं लेना है। और इसको पूरा का पूरा 60 मार्क्स के लिए हमें यहाँ पे पढ़नी पड़ती है एनसीईआरटी। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि आपके सीटेट के पेपर को कंडक्ट कौन कर रहा है, सीबीएसई बोर्ड। और इसके अंदर जो सिलेबस आता है वो कौन क्या को किस कहाँ से आता है, एनसीईआरटी बेस्ड आता है। तो सबसे पहले आप अगर पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो आपके लिए भी आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमें एनसीईआरटी पढ़ना है 6th का, 7th का और 8th का। याद रखिएगा, क्योंकि आप टीजीटी के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं पेपर 2, तो आपको यहाँ एनसीईआरटी जो पढ़ना है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो पॉलिटी पढ़नी है वो कहाँ से पढ़नी है, एनसीईआरटी बुक से पढ़नी है। ठीक है। अब आप सोचोगे एनसीईआरटी की बुक्स तो हम खुद से लेकर सेल्फ स्टडी कर लें। भाई खुद से जब हम करते हैं ना तो हमारे नोट्स प्रिपेयर नहीं हो पाते, लेकिन जब हम पूरा सिस्टमेटिक तरीके से क्लास लेते हैं और अपना एक सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बनाकर पढ़ते हैं तो हमारा जो है, क्योंकि आपको पता है हिस्ट्री को सिर्फ रीडिंग करने से काम नहीं चलता है, ज्योग्राफी को रीडिंग करने से काम नहीं चलता है, उसके लिए प्रॉपर आपको सिस्टमेटिक तरीके से पूरा टॉपिक क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर आपका जो है पेपर क्या होता है। माना कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं आना, पर ये भी तो पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। तो हम आपकी यहाँ पे पूरी हेल्प करेंगे कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है। तो अभी मैंने आपको बताया कि पूरा जो आपका पेपर 2 है वो 150 का है, जिसमें से 90 मार्क्स आपके अलग हैं और सब्जेक्टिव में 60 मार्क्स अलग हैं। तो तैयारी अपनी स्टार्ट करिए। 20 मार्क्स का पैडागोजी, 10 मार्क्स का आपका सिविक्स, 10 मार्क्स का ज्योग्राफी, 15 मार्क्स का ज्योग्राफी और 15 मार्क्स का आपका हिस्ट्री। ऐसे करके ये टोटल बन गया हमारा 60 मार्क्स का पेपर, जिसमें एनसीईआरटी बेस हमें पढ़ना है। ठीक है। एनसीईआरटी का 6th का, 7th का और 8th का, यानी कि अगर हम 6th का, 7th का, 8th का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स पढ़ लेते हैं तो हम 40 मार्क्स के लिए तैयार हैं। साथ में आती है पैडागोजी। पैडागोजी मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताती हूँ कि पैडागोजी एक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग कुछ तो हमारे सीडीपी वाले सब्जेक्ट से बढ़ती है, क्योंकि सीडीपी में खुद में पी जुड़ा हुआ है, सीडीपी, पी से पैडागोजी, यानी कि
कुछ 20 क्वेश्चंस में से तो कुछ क्वेश्चंस हमारे वो होंगे जो हम सीडीपी में पढ़ेंगे, यानी कि थिंकर्स ने जो हमें कॉग्निटिव के बारे में, इफेक्टिव के बारे में, या साइकोमोटर के बारे में, या मोरल डेवलपमेंट के बारे में जो कुछ बताया उनके बारे में यहाँ पर काम आएगा। लेकिन साथ में पैडागोजिकल इश्यूज़ भी आएंगे कि एज अ सोशल साइंस टीचर, एज अ एसएसटी टीचर, आपको जो है ज्योग्राफी पढ़ाने का तरीका अलग होता है, हिस्ट्री पढ़ाने का तरीका अलग होता है, और सिविक्स पढ़ाने का तरीका अलग होता है। हम क्यों बच्चों को सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं, डिफरेंस क्या होता है सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज़ के लिए, किस तरह का इवैल्यूएशन अपनाना चाहिए, किस तरह के टीचिंग मेथड अपनाने चाहिए, और कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो एक सोशल साइंस की टीचर को फेस करनी पड़ती है। तो ये सब हमारा आता है पैडागोजी पार्ट में। ये सब हमारा क्या है, पैडागोजी पार्ट है कि एज अ सोशल साइंस टीचर आपको पता होना चाहिए कि मुझे जब मैं टीचर बनकर जा रही हूँ तो मुझे किन किन प्रॉब्लम्स को वहाँ फेस करना पड़ेगा। और क्लास में होंगे इंडिविजुअली डिफरेंसेस, हर बच्चा अपने आप में अलग होगा, और अलग अलग बच्चों को पढ़ाने के लिए तरीके भी हमारे क्या होते हैं, अलग अलग ही होते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं हिस्ट्री वाला पार्ट। जैसा मैंने आपको बताया, हिस्ट्री के लिए आपको 6th का, 7th का और 8th का टोटल आपकी बुक बनती हैं 4, 6th की एक है, 7th की एक है, और हिस्ट्री की 8th की आपके 2 पार्ट्स में है। यानी कि उसके लिए जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, चाहे आप इसके कोई भी टॉपिक को उठा लीजिए, ठीक है, जो भी है, अर्लियर स्टेट लगा लीजिए, या आपका जो भी हमारे किंगडम वगैरह, जो भी हमारे फर्स्ट फार्मर्स हैं, या जो फर्स्ट सिटीज़ हैं, इस सारा का सारा सिलेबस हमारा, सारे टॉपिक्स जो हैं हम कहाँ से कवर करने वाले हैं, कहाँ से करेंगे, सारे के सारे हम करेंगे एनसीईआरटी की बुक्स से। ठीक है, अर्लियर स्टेट क्या होती है, न्यू आइडियाज़ क्या हैं, फर्स्ट एम्पायर्स क्या हैं, ये सारा का सारा हमारा जो है सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, सीटेट का प्लस पॉइंट ये होता है कि जैसा भी हमें पता है जुलाई में हमारा एग्ज़ाम होना है, सीटेट में सिलेबस चेंज नहीं होता। चेंज अगर कुछ हो रहा है तो वो एग्ज़ाम्स का पैटर्न चेंज हो रहा है। आप देख रहे हो पहले जो एग्ज़ाम्स होते थे उनमें सीधे सीधे क्वेश्चंस आते थे, बट अब जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जब सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा क्वालिफाई हो जाते हैं। तो ऐसे में कुछ तो लेवल सीटेट अपना रखेगा, तो उन्होंने क्या किया, सिलेबस वहीं का वहीं है, यानी कि सब कुछ हमें एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपना लेवल ऊपर रखना पड़ेगा, यानी कि पेपर को पूछने के जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं उनके लिए हमें पूरी तरह से एनसीईआरटी को रटना नहीं है। याद रखिएगा, पहले वाले क्वेश्चंस रटने के बिहाव पे हो जाते थे, बट अगर अब आप एनसीईआरटी को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो ही आप सीटेट क्वालिफाई कर पाएंगे, यानी कि 60 में से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आप ये मेन सब्जेक्ट में स्कोर अच्छा नहीं कर पाते हैं तो आपका पेपर जो है कुछ मार्क्स से रहने की पूरी इसकी गुंजाइश होती है। तो हमें क्यों रखना है कि अपने पेपर को, तो हम एनसीईआरटी को अपना बेस बनाएंगे, और ये सारे टॉपिक्स इधर उधर से ना पढ़कर, किसी अदर स्टेशनरी की बुक ना लेकर, हम सीधा उसको बेस किस में रखेंगे, एनसीईआरटी का ही रखेंगे। तो ये बात हुई हमारी किसकी, हिस्ट्री की। ठीक है, हिस्ट्री में हमारे और भी टॉपिक्स हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। तो भाई जो लोग अभी जो ये वेट कर रहे हैं कि सीटेट के का नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद पढ़ाई करना शुरू करेंगे, तो भाई आप लेट हो जाओगे। आपको पढ़ाई अपनी जो है सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि जुलाई के लिए पेपर 2 का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, जो 2 या 3 मंथ्स में कंप्लीट नहीं होने वाला। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, एंड देन आपका सिविक्स पार्ट है, तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा स्कोर आप लेकर सीटेट क्वालिफाई हो तो अपनी तैयारी में जुट जाइए। ये बात की मैंने हिस्ट्री की। अगर मैं बात कर लूँ, जैसे मैंने कहा 15 मार्क्स का है, उसके बाद बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के लिए भी हमें यहाँ पे क्या करना है, 6th का, 7th का और 8th का जो भी ये सिलेबस के टॉपिक्स आप देख रहे हैं, ये पूरे के पूरे हमारी 6th की, 7th की, 8th की बुक पूरी तरह से कंप्लीट इसको कवर करती है। ठीक है, ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर इसका सोशल स्टडीज़ करेंगे और साइंस के साथ इसका कंपेयर करेंगे, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोब्स के बारे में पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, एयर के बारे में जानेंगे, वाटर के बारे में जानेंगे। और ये सारे ही चैप्टर्स हमारे 6th, 7th और 8th की बुक पूरी तरह से इन्हें क्या करती है, कंप्लीट करती है। तो रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे, एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे। ऐसा कोई सीटेट का पेपर नहीं है जहाँ पर ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन ना आते हों, या ऐसा कोई पेपर नहीं जहाँ पर रिसोर्सेज से क्वेश्चन ना आते हों, कि जो हमारे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। कई बार क्या करते हैं, जो हम सीटेट की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है, अब ज्योग्राफी का सिलेबस देख लिया, हिस्ट्री का सिलेबस देख लिया, और किसी कोई एक बुक खरीद ली, वहाँ पर भी ये टॉपिक्स आगे लिखे हैं, उसके नाम पर वो पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन जब एग्जाम सेंटर में बैठे तो उनसे रिलेटेड तो एक भी क्वेश्चन था ही नहीं। तो अब क्या किया जाए भाई, क्यों, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए नहीं था क्योंकि जिस बुक से आपने तैयारी की वो एनसीईआरटी पर आधारित नहीं थी, जबकि हमारा सीटेट का पूरा पेपर किस पर आधारित होता है, किस पे बेस्ड होता है, एनसीईआरटी बुक्स पर।
तो बात कर लें, ये 15 मार्क्स का ज्योग्राफी डिस्कस किया। अब आ जाते हैं 10 मार्क्स का आपका जो है सोशल या पॉलिटिकल लाइफ, जिसे आप पॉलिटी भी कहते हो। इसमें हम ये सारा नॉर्मल, एक तो पॉलिटी को हमें डीपली नहीं पढ़ना है, कई बार हम पॉलिटी को बहुत सीरियस ले लेते हैं। पहली बात तो सीटेट का जो 40 मार्क्स का हमारा सोशल साइंस का पैडागोजी पार्ट है सब्जेक्टिव, उसमें 15 ज्योग्राफी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। पॉलिटी अगर आप कुल मिलाकर प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि 10 नंबर से ज़्यादा का नहीं होता है पॉलिटी, क्योंकि हमें पता जनरल नॉलेज बेस होता है, तो इसमें ज़्यादा स्कोर करने के चांसेस होते हैं। हमने ये बात भी सुनी है कि कई बार हम कहते हैं कि पेपर बहुत इजी आया था, कई बार हम कहते हैं नहीं यार ये पेपर बहुत टफ आया था। तो ये टफ और इजी वाला फंडा क्या है भाई, जब पेपर ज्योग्राफी से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड आ जाता है तो वो पेपर हमें इजी लगने लगता है, लेकिन जब उसी में ही क्वेश्चन हिस्ट्री के डाल देते हैं तो वो पेपर हमें टफ लगने लगता है। तो ये तो बाई चांस की बात है कि आपके टाइम पे हिस्ट्री का पार्ट ज़्यादा आएगा कि ज्योग्राफी का, इसमें हम आप या मैं कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सीबीएसई बोर्ड का अपना डिसीजन होता है। तो हमने ये क्या किया, सोशल एंड पॉलिटिकल में हम पूरा पढ़ेंगे कि लोकल गवर्नमेंट्स क्या है, गवर्नमेंट क्या है, ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है, इस तरह के जो हमारे बेसिक पॉलिटी से मैं रिलेटेड आपको मैं ये बात बता दूं कि पॉलिटी को आपने जो है बहुत डीपली नहीं लेना है। कई बार बहुत सीरियस लेकर लोग, जो बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है जैसे एसएससी या हमारे नॉन टीचिंग पार्ट में जो पॉलिटी पढ़ाई जाती है उसको पढ़ लेते हैं, जबकि यहाँ पर हमारा जो है पॉलिटी पार्ट जनरल नॉलेज बेस आना है। हमें पार्लियामेंट के बारे में पता होना चाहिए, हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पता होना चाहिए, हमें प्रेसिडेंट के बारे में पता होना चाहिए, हमें राज्यसभा के बारे में पता होना चाहिए, हमें लोकसभा के बारे में पता होना चाहिए, हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, हमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, हमें हमारी जुडिशरी के बारे में पता होना चाहिए। अब जुडिशरी कोई छोटा टॉपिक नहीं है, पार्लियामेंट कोई छोटा टॉपिक नहीं है, बट इसमें हमारा क्वेश्चन आना कैसे है, सिर्फ जनरल नॉलेज, यानी कि एज अ टीचर आपको अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट से भी अवेयर रहना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके चारों तरफ आपकी पॉलिटी यानी कि आपके इन्वायरमेंट में हो क्या रहा है। जैसे अभी फिलहाल हमारे विधानसभा के इलेक्शंस हुए हैं, तो अब सीटेट आपका जुलाई में होने वाला है, तो नॉर्मली आपको यहाँ से 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा डिस्कस किया कि जो हमारा ये वाला पार्ट है ये हमारा 10 मार्क्स के अराउंड इसमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 15 आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी और 10 मार्क्स का आपका जो ये होता है पॉलिटी पार्ट। अभी भी हमारे पास 20 मार्क्स का पार्ट बचता है जिसे हम पैडागोजी के नाम से जानते हैं, थोड़ा उसको भी डिस्कस कर लें। पहली बात तो डिस्कस करने के लिए कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं ना, लेकिन खाली इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते भाई, ये याद रखिएगा। पैडागोजी का पार्ट का कोई एंड नहीं होता। पैडागोजी एक अंडरस्टैंडिंग है जो कि क्या करती है, वो बताती है कि आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कितनी नॉलेज है। प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ इंडिकेशन करती है, आपकी स्किल्स की तरफ, सोशल स्किल्स की तरफ इंडिकेशन करती है कि एज अ सोशल साइंस आप में के अंदर सोशल स्टडीज़ से रिलेटेड क्वालिटी क्या क्या है, ठीक है। तो ये साहब ये, लेकिन हमारे जो सीबीएसई बोर्ड ने हमें सिलेबस दिया उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला इसमें दिया है कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस। हम समझेंगे कि सोशल स्टडीज़ क्या होता है और सोशल साइंस क्या होता है, ये सेपरेटते इसका क्या है और इसका नेचर, प्रकृति क्या है, क्या दोनों सेम है या दोनों अलग है। तो एक टॉपिक हमारा ये रहेगा। दूसरा यहाँ पर बात की गई है क्लासरूम प्रोसेस की। क्लासरूम प्रोसेस का मतलब होता है कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं। जब आप एक अध्यापक हैं, जब आप एक टीचर हैं और आप सोशल साइंस के टीचर हैं, तो आप किस तरह की एक्टिविटीज़ क्लास में कराएंगे। यहाँ पर हम पूरा प्रोसेस, चाइल्ड सेंटर, टीचर सेंटर, उस करिकुलम को हम सब कुछ यहाँ डिस्कस करेंगे। किस तरह की एक्टिविटीज़, किस तरह की गतिविधियाँ उसमें होंगी, ये उसमें किया जाएगा। साथ ही एज अ सोशल साइंस टीचर कैसे बच्चों के अंदर आप क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है आलोचनात्मक चिंतन। याद रखिएगा, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है, आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन क्या कहता है, आलोचनात्मक चिंतन कहता है कि बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग का आलोचनात्मक चिंतन, यानी क्या कहते हैं, बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है। यानी कि बच्चा अपने आसपास के इन्वायरमेंट की चीज़ों को, ध्यान से सुनिए, बच्चा अपने जो सोसाइटी है, जो उसका आसपास का इन्वायरमेंट है, उसमें जो प्रॉब्लम्स आती है उनको कैसे फेस करेगा और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसके लिए सोशल साइंस पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो ये करेंगे। साथ ही बच्चे के एविडेंस सिखाएंगे कि कैसे बच्चा लर्निंग बाय डूइंग, कैसे अपनी सोसाइटी में कोई भी चीज़ कर कर, अनुभव प्राप्त कर कर चीज़ों को सीखता है। साथ ही कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज़। जब सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़ पढ़ाया जाता है तो किन किन समस्याओं को एक टीचर को फेस करना पड़ता है और साथ ही बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो इस तरह का ये सिलेबस है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप पहले से सीटेट देकर आ रहे हैं तो शायद आप मेरी बात को अच्छी तरह समझेंगे, और अगर फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा कि सिर्फ इन्हीं टॉपिक से काम नहीं चलने वाला। पैडागोजी पार्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, चाहे आप साइंस एंड मैथ्स के हैं या सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस के हैं,
कोई भी आप दीजिए, पैडागोजी में आपका पॉइंट ऑफ व्यू सबका सेम ही रहता है, चाहे प्राइमरी के टीचर है चाहे टीजीटी के। ये हमारी स्किल्स होती हैं और ये स्किल्स हमारी जो है सीडीपी वाले टॉपिक से होंगी, यानी कि अगर हम जो सीडीपी का जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो हमारी ऑल पैडा का क्लास का है। अगर आपका सीडीपी स्ट्रॉन्ग है तो मानकर चलिए कि 20 मार्क्स का आपका पैडागोजी पार्ट है, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जब आप डिफरेंट थिंकर्स की थ्योरीज पढ़ लेते हैं, डिफरेंट थिंकर्स का कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, तो आपका माइंड डेवलप होता है और अपने आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप उसके बारे में सोच पाते हैं। तो ये तो मैंने डिस्कस किया, क्या मैंने डिस्कस किया आपके सामने जो हमारा सोशल स्टडीज़ का सिलेबस है। तो आज की क्लास हमारी क्योंकि पहली क्लास है, ठीक है, तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक भी साथ में लेंगे, ठीक है। इसमें पैडागोजी इन्होंने और भी टॉपिक जोड़ दिए हैं भाई। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में स्टार्टिंग करेंगे, तो हम स्टार्टिंग करेंगे सोशल स्टडीज़ से। पहले सोशल साइंस आया है, बड़ी कन्फ्यूज़न है। जैसे ही हम पैडागोजी का पेपर देते हैं तो पहले स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज़। सोशल साइंस वर्ड यूज़ कर रही हूँ तो उसका क्या मतलब है, और जब मैं सोशल स्टडीज़ वर्ड यूज़ कर रही हूँ तो उसका क्या मतलब है, क्योंकि अगर हमें इन दो वर्ड का मतलब ना पता हो तो हमें आगे जो भी पढ़ेंगे वो समझ में आएगा ही नहीं। तो मैं पहले यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगी। आप लोगों ने सुना होगा एनसीएफ 2005, लेकिन आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट या कैंडिडेट्स हैं जिनको 2000 एनसीएफ का पता ही नहीं है, ठीक है। 5 का सबको पता है पर एनसीएफ 2000 का किसी को पता ही नहीं है। तो मैं आप लोगों को बैकग्राउंड की तरफ लेकर जाऊं तो वहाँ 2000 के एनसीएफ नेशनल करिकुलम 2000 से पहले क्या किया जाता था कि सभी सब्जेक्ट को अलग अलग ब्रांचेस के रूप में पढ़ाया जाता था। यानी कि जिस ईवीएस को आज आप ईवीएस कह रहे हो प्राइमरी लेवल पर, पहले वो ईवीएस नहीं हुआ करती थी। क्लास 4th और 5th में बच्चों को सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस नाम का सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, जबकि आजकल हम देखते हैं कि चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो या गवर्नमेंट स्कूल्स हो, प्राइमरी लेवल पर कुछ एक स्कूल जो सीबीएसई की बात नहीं मानते हैं वहाँ ये चीज़ देखने को मिलेगी। अदरवाइज जो सीबीएसई से एफिलेटेड स्कूल्स हैं वहाँ हमें क्या देखने को मिलता है कि प्राइमरी लेवल पर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ाई जा रही है, जबकि 6th 7th और 8th के लेवल पर सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज़ पढ़ाई जा रही है। अब ये ईवीएस में और सोशल साइंस से सोशल स्टडीज़ तक आने का सफ़र बहुत लंबा रहा है, जिसे हम एक पूरी प्रॉपर क्लास में समझेंगे कि कैसे जो है प्राइमरी लेवल पर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आया। पहले ईवीएस की सब्जेक्ट की नाम की बुक ही नहीं होती थी, फिर भी प्राइमरी लेवल पर ईवीएस पढ़ाया जाता था, ठीक है। लेकिन और ऐसे ही 6th 7th 8th में हिस्ट्री अलग है, ज्योग्राफी अलग है, पॉलिटी अलग है, लेकिन अब क्या कर दिया गया, एक ही इंटीग्रेटेड कर दिया गया, एकीकृत प्रक्रिया अपनाई गई। सीटेट में हमारी पैडागोजी में ये क्वेश्चन आ जाता है कि विषयों को अलग अलग ना कराकर एक साथ पढ़ाने का या जोड़कर पढ़ाने का प्रोसेस क्या कहलाता है। तो हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो इसे एकीकृत प्रक्रिया के नाम से जानते हैं, और अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे इंटीग्रेटेड अप्रोच के नाम से जाना जाता है। इस अप्रोच को लेकर कौन आया था, एनसीएफ 2000। याद रखिएगा, इस अप्रोच को लेकर कौन आया था, एनसीएफ 2000 लेकर आया था। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं कि एनसीएफ 2005 जो है वो इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत प्रक्रिया अपनाता है। तो आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को जानकारी नहीं है और है भी, तो 2000 का जो एनसीएफ है, 2005 का जो एनसीएफ है वो 2000 के एनसीएफ का ही प्रारूप है। यानी कि जो 2000 के एनसीएफ में जो बातें कही गई थी, 2005 के एनसीएफ ने उन्हीं बातों को ही क्या किया है, अमल में लाया है। यानी कि दोनों के फीचर्स सेम ही हैं। जो बात 2000 का एनसीएफ करता है वही बातें जो है 2005 का भी करता है। बट यहाँ पर डिफरेंस ये है कि अगर सीबीएसई आपको यदि सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाए कि विषयों को अलग अलग ना कर विषयों को एक साथ जोड़कर पढ़ाने का प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया कौन लेकर आया, तो उस कंडीशन में हमें ये पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस कौन लेकर आई है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000। तो अब यहाँ से हम समझेंगे, यहाँ से आराम से समझेंगे। आज की क्लास में ज़्यादा नहीं, क्योंकि पैडागोजी पार्ट ज़्यादा नहीं होता, पॉइंट टू पॉइंट अगर धीरे धीरे करेंगे तो हमारा पैडा पार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं सोशल स्टडीज़। पहले वर्ड को क्या करेंगे, सोशल स्टडीज़ को लेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि 2000 से पहले सभी विषयों को, चाहे प्राइमरी लेवल हो सेकेंडरी लेवल हो, सभी सब्जेक्ट को अलग अलग ब्रांचेस के रूप में किया जा रहा था। पर जब 2000 आया तो उसने सभी ब्रांचेस को क्या कर दिया, अलग अलग शाखाओं में ना बांटकर उसे जोड़ दिया और अब सब्जेक्ट को जोड़कर पढ़ाया जाने लगा। ये हुई जनरल नॉलेज। तो सबसे पहले लेते हैं कि सामाजिक अध्ययन है क्या, सोशल स्टडीज़ होती क्या है। हमारे पास एक थिंकर हैं जिन्होंने हमें क्या कहा, सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल स्टडीज़ जो होती है वो समाज का अध्ययन है, ठीक है। याद रखिएगा, समाज का यानी कि सोसाइटी का स्टडी है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई, विद्यार्थियों को संसार के बारे में समझाने में, यानी कि जिस समाज में वो रह रहे हैं, यानी कि जिस समाज में, जैसे इंडिया में हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक है, यानी कि हम भारत में एक ऐसा देश जो लोकतांत्रिक है, ऐसे समाज में रह रहे हैं। तो अब लोकतंत्र से रिलेटेड हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बताई जाएंगी।
यानी कि आप जिस समाज में रहते हो उसको जानते हो, उसके बारे में जानते हो, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको सामाजिक अध्ययन कहा जाता है। तो विज्ञान क्या है भाई, विज्ञान उसे छोटा है कि बड़ा है, संकुचित है कि व्यापक है, तो याद रखिएगा विज्ञान उसका व्यापक रूप है। विज्ञान से ही क्या निकला है, सोसाइटी का जो पार्ट है, यानी कि जो हमारा सामाजिक अध्ययन है वो उसी का ही एक पार्ट है, उसी का एक प्रोडक्ट है। इसको मैं डीपली आप लोगों को समझाऊंगी। पहले सबसे पहले आप ये समझिए कि सामाजिक अध्ययन क्या है। समाज का अध्ययन है, यानी कि सोसाइटी का। जब हम एक समाज के बारे में जानना चाहते हैं, एक सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम बच्चों को सोशल स्टडीज़ नाम की एक बुक लगाते हैं या सोशल स्टडीज़ नाम का एक सब्जेक्ट उनको देते हैं। तो ये तो हुआ हमारा सोशल स्टडीज़। आगे देखिए ज़रा, अब हमारे सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी साइंस को भी मैं डिफरेंस अलग से बताऊंगी, पहले आप एक बार सोशल स्टडीज़ को समझिए। हम बात करें सोशल स्टडीज़ की, क्वेश्चंस आपको 4 स्टेटमेंट दे दी जाती हैं और आपसे पूछा जाता है कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जिसके सब्जेक्ट जो है सोशल स्टडीज़ में इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो याद रखना कि जब भी आपसे पूछा जाए किसकी बात हो, सोशल स्टडीज़ की, क्योंकि ये सीटेट में बार बार आने वाला क्वेश्चन है पेपर 2 में, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या क्या है, ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री, जो हमारी सोशल साइकोलॉजी है वो, फिलॉसफी, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं हमारे किसके पार्ट हैं, ये सारे के सारे हमारे किसके पार्ट हो जाते हैं, सोशल स्टडीज़ के पार्ट हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर हम बच्चों को ये सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि सोशल स्टडीज़ जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, यानी कि जो सामाजिक अध्ययन आप बच्चों को करा रहे हो, उसके प्राइमरी लेवल पर पढ़ाने के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, प्राइमरी लेवल पर यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो सोशल स्टडीज़, भले ही उनको ईवीएस के नाम पर पढ़ाई जा रही है, पर सोशल स्टडीज़ सोसाइटी का अध्ययन उन्हें कराया जा रहा है। क्यों कराया जा रहा है, सबसे पहले बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है उनके जोग्राफिकल और जो सोशल इन्वायरमेंट है, यानी कि बच्चे को अपने आसपास के भौगोलिक और सामाजिक वातावरण को समझाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें सोशल स्टडीज़ की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 2 कहता है, अब जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो टू डेवलप द क्वालिटीज ऑफ डेमोक्रेटिक, ठीक है, देमसेल्फ ऑल इन देमसेल्फ इंडिपेंडेंट, यानी कि जो भी इंडिया की डेमोक्रेटिक जो है, और एक इंडियन होने के नाते जो हम इंडियंस के पास, हम सिटीजन्स के पास जो राइट है, उनकी नॉलेज हम मैथ जैसे सब्जेक्ट में नहीं दे सकते, हम साइंस जैसे सब्जेक्ट में नहीं दे सकते, हम हिंदी जैसे सब्जेक्ट में नहीं दे सकते। जो बच्चे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर नागरिकता वाले गुण, उनके अंदर लोकतांत्रिकता वाले गुण कौन से सब्जेक्ट के द्वारा लाए जा सकते हैं, सोशल स्टडीज़ के द्वारा ही। देखिए ज़रा, छात्रों के बीच प्रजातांत्रिक और सभी अपने आप में स्वतंत्र है और नागरिक गुणों का विकास करने के लिए। आपको पता है कि इंडियंस होने के नाते हमारे पास एक सिंगल सिटीजनशिप है। अभी हमारे यहाँ विधानसभा के इलेक्शंस हुए तो हमारे पास वोटिंग का राइट था, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। इन सब की नॉलेज, ये सोसाइटी का पार्ट है, इन सब की नॉलेज बच्चे के पास होनी चाहिए। तो इन सब की नॉलेज देने के लिए हमें क्या पढ़ाना पड़ेगा, हमें स्कूलों में बच्चे को सोशल स्टडीज़ पढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है छात्रों के बीच देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय भावना आदि विकसित करने के लिए, यानी कि नेशनल स्पिरिट जो है वो डेवलप करने के लिए भी। क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है, इंडिया एक ऐसा हमारा देश है जहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, मल्टीपल कल्चर है, मल्टीपल लैंग्वेजेस, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट हैं। तो ऐसे में सब लोग अपनी अपनी कास्ट को इम्पोर्टेंस ना देने लगे। आपको पता है बिफोर इंडिपेंडेंस जब ब्रिटिश हमारे यहाँ थे तो उन्होंने जातिवाद के आधार पर भारत को तोड़ा। तो दोबारा से कोई पावरफुल कंट्री हमारे इंडिया में जो है जातिवाद को ना बढ़ावा दे, इसीलिए हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का पाठ पढ़ाया जाता है। और ये चीज़ें हमें सारी कहाँ देखने को मिलती हैं, ये सब हमें सोशल स्टडीज़ में देखने को मिलती हैं। साथ ही ये क्या करता है, छात्रों को वर्तमान में आने वाले सामाजिक मुद्दे, जैसे कि अभी हम इंडियंस है, अभी फ़िलहाल में प्रेजेंट में हमारे सामने क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, ठीक है, इनको चुनौतियों, यानी कि समाज में रहते तो प्रॉब्लम्स तो फेस करनी ही है। आप अकेले, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कहा जाता है ना, अकेला नहीं रह सकता। अकेला क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि वो अपनी सारी ज़रूरतों को खुद पूरा नहीं कर सकता। तो ऐसे में जब वो दूसरों पर भी डिपेंड है, एक दूसरे पर डिपेंड है, तो उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे सोशल चैलेंजेस आते हैं, सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इन सब की जो जानकारी है वो कौन देता है, वो सोशल स्टडीज़ ही देता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। साथ ही छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय समझ, नैतिक मूल्य, संवेगात्मक गुण और संबंधों की जानकारी को विकसित करने के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के अंदर तो हम सीखेंगे, लेकिन टू डेवलप नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, मोरल वैल्यूज़, इमोशनल क्वालिटीज़ एंड रिलेशनशिप अमंग स्टूडेंट, यानी कि हमें बताना है कि भारत के अंदर रहने वाले लोगों के साथ तो अच्छा रिलेशन होना ही चाहिए, बल्कि भारत से बाहर यानी कि विश्व की जो अलग कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी हमारे संबंध यानी कि रिलेशंस कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए।
तो ये सब जानकारी देने के लिए सोशल स्टडीज़ पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। एज अ सोशल साइंस टीचर आपको पता होना चाहिए कि आप सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ा रहे हो, ठीक है, सॉरी सामाजिक अध्ययन बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो। साइंस को भी डिफरेंस लेंगे। चलिए अब समझते हैं डिफरेंस एक टेबल के द्वारा। बड़ी कन्फ्यूजन बनी रहती है, साइंस पहले आया, स्टडीज़ पहले आया। साइंस जब वर्ड बोल रहे हैं तो किन सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, सोशल स्टडीज़ बोल रहे हैं तो किन सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। अभी एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने आप लोगों को बताया कि सोशल स्टडीज़ जो है वो समाज का अध्ययन है। जिस समाज में आप रहते हो, जो सामाजिक व्यवस्था आपकी है, उसके बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो सोशल स्टडीज़ में मिलती है, ठीक है। लेकिन सोशल स्टडीज़ सोशल साइंस का पार्ट होता है, ये याद रखिएगा अपने माइंड में कि सोशल स्टडीज़ किसका पार्ट होता है, सोशल साइंस का पार्ट होता है। डिफरेंस देखिए जरा दोनों में डिफरेंस, क्योंकि आता है कैन नॉट में क्वेश्चन पूछ लेंगे, करेक्ट में पूछ लेंगे, ये उनका अपना खुद का पैटर्न है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज़, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में क्या अंतर है। तो सबसे पहले लेते हैं सामाजिक विज्ञान। सोशल साइंस क्या होता है, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन का जन्म जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो सोशल स्टडीज़ है उसको बनाने वाले वो किसका पार्ट है, इसी का पार्ट है, जबकि सोशल स्टडीज़ इसका क्या है, इसका रिजल्ट होता है। बात तो एक ही है। हमें ये पता होना चाहिए कि सोशल स्टडीज़, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो सोशल स्टडीज़ निकला किस में से है, सोशल साइंस में से ही निकला है। तो हम इसको जन्मजाता कह सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन को जन्म देने वाला कौन है, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन का जन्म जाता है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि ये क्या है, सोशल स्टडीज़ इज़ द प्रोडक्ट और रिजल्ट ऑफ सोशल साइंस, ये इसका क्या है, रिजल्ट है। तो ये पहला डिफरेंस हमें पता चला। दूसरा डिफरेंस क्या कहता है भाई, जब हम ये क्या है, पूरा थ्योरिकल होता है, सिस्टमेटिक तरीके से होता है, इसमें आप अपनी तरफ से कुछ भी इसमें चेंज नहीं कर सकते हो। जो मतलब इसके लिए हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से जो चीज़ जैसी है वैसी ही रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बच्चे को प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाते हैं, व्यवहारात्मक सिखाते हैं कि समाज में आपने दूसरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ स्कूलों में बच्चों को ये बताया जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं और सबके साथ आप भाई भाई भाईचारे वाला। तो व्यवहार क्या है, प्रैक्टिकल सोच दी जाती है कि आप सोसाइटी में किस तरह से आपका बिहेवियर रहेगा। दूसरा, इनके एम्स की बात करें, उद्देश्यों की बात करें, तो इसका उद्देश्य क्या होता है भाई, ध्यान से देखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है, इट एम्स इज़ टू डेवलप नॉलेज एंड, जो हमारी मतलब हमारा कॉग्निटिव पार्ट है, जो हमारा माइंड है, उसको डेवलप करना है। स्पेशली क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से बना है तो ये क्या करता है, ज्ञान को और बौद्धिक विकास का निर्माण करता है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो सोशल साइंस है ये क्या करता है, ये बच्चे के कॉग्निटिव पार्ट को, उसके आईक्यू को, उसके बौद्धिक विकास के लिए बनाया गया है। ज्ञान देने के लिए सिर्फ नेशनल लेवल की नहीं, इंटरनेशनल लेवल्स की भी इसके अंदर नॉलेज दी जाती है। जबकि इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य व्यवहारिक समस्याएं, यानी कि प्रेजेंट में हमारे समाज में जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, जैसे कि बेरोज़गारी है, पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन है, जो भी आप यूज़ करें वो सारी उनके बारे में नॉलेज दी जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। वो सारा ज्ञान कहाँ दिया जा रहा है, सोशल स्टडीज़ में। जैसे ही यहाँ पर बच्चा आएगा तो इन्हीं समस्याओं के साथ उसका बौद्धिक विकास का स्तर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हमें ये पता चला कि सोशल साइंस का उद्देश्य क्या है, नॉलेज और बौद्धिक विकास की क्षमता का विकास करना, जबकि सामाजिक अध्ययन का हमारा क्या है, व्यवहारिक समस्याएं यानी कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हमारा इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो चलिए भाई आगे बढ़े। और क्या क्या डिफरेंसेस हमें इसमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि सीटेट में हमें बार बार देखने को मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस के अंदर, सामाजिक विज्ञान के अंदर इतिहास पढ़ाया जाता है, राजनीति विज्ञान यानी जिसे हम पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, समाजशास्त्र पढ़ाया जाता है, मानव विज्ञान पढ़ाया जाता है, अर्थशास्त्र। इनकी भी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, याद रखिएगा। ये एक, अगर मैं बोलूँ तो एक तरह का एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर, जैसे आप हम आफ्टर 12th जो है ऑनर्स करते हैं, है ना, इस डिपार्टमेंट में जाते हैं कि भी मुझे इस पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में, तो उसकी भी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल में हमें अलग अलग तरह की बुक्स मिलती हैं, ये वही है। जबकि सामाजिक अध्ययन में बड़ी संख्या में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करता है, यानी कि इन्हीं में से ही कुछ छोटा छोटा कंटेंट उठा लिया जाता है और पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक के आधार पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसमें हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है और सिविक्स होती है, जो कि आप लोग भी पढ़ेंगे एनसीईआरटी की। समझिएगा बात को, जो बुक्स आप भी पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ोगे, इसको पढ़ने के बाद आप बच्चों के अंदर सामाजिक अध्ययन के द्वारा व्यवहारिक ज्ञान का निर्माण करेंगे। आई थिंक अब आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें बच्चों को क्या करना पड़ता है, हमें सोशल स्टडीज़ पढ़ानी पड़ती है। तो ये डिफरेंस भी हमने देख लिया।
चलिए अब देखते हैं एक और डिफरेंस क्या है भाई। बात करें सामाजिक विज्ञान की, ध्यान से सुनिएगा। सामाजिक विज्ञान एक विषय ना बनकर बहुत सारे विषयों का मिश्रण है। पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट ना बनकर एक बड़ा डिपार्टमेंट आप बोलिए, विभाग आप बोल सकते हो कि एक, जैसे हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग क्या बने होते हैं, डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। सेम यहाँ पर भी यही है कि सामाजिक विज्ञान एक विषय ना बनकर बहुत सारे विषयों का मिश्रण है, जहाँ प्रत्येक विषय की अपनी एक विशेषता है। अतः यहाँ प्रत्येक विषय एक दूसरे से अलग होता है, ये इसका है। जबकि सामाजिक अध्ययन एक समग्र रूप है। समग्र मतलब नाम दिया गया सोशल साइंस, सोशल स्टडीज, समग्र मतलब व्यापक, और उसी के अंदर हम बच्चे को सब कुछ पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। अतः इसमें सामाजिक अध्ययन को अलग अलग भागों में करना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो ये डिफरेंस भी हमें इसका पता होना चाहिए। चलिए एक और डिफरेंस देख लें, ये भी हमें पता ही है। ये मुख्यतः उच्च विद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज़ में, हायर स्कूल्स में जो हमारे 11th-12th होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पढ़ाया जाता है। जबकि ये मुख्यतः प्राथमिक स्तर जो है, अगर मैं कुछ टाइम पहले चले जाऊँ तो 8 तक की क्लास को प्राथमिक स्तर में ही काउंट किया जाता था। अब हम कह देते हैं कि क्योंकि NEP आने के बाद चेंज हो गया है, प्री प्राइमरी, प्राथमिक और मिडिल अलग अलग नाम दे दिए गए। लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो 8 तक के लेवल को प्राथमिक स्तर में ही काउंट किया जाता था। यानी कि सोशल स्टडीज़ जो है वो 8 तक के लेवल तक चलती है, जबकि सोशल साइंस जो है वो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में चलाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें समझ में आ गई है। अब देखते हैं ये क्या है। इसका एरिया बड़ा है, मैंने आपको बताया, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या है, सोशल जो है क्या करता है, सामाजिक विज्ञान की अपेक्षा संक्षिप्त है, ये नैरो है, ठीक है। ये इसका क्षेत्र नैरो है क्योंकि ये सिर्फ अभी क्या कर रहा है, व्यवहारिक प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा है। ये बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज अपने व्यवहार के बारे में, अपने समाज के बारे में बता रहा है। जबकि ये क्या है, ये तो पूरा व्यापक है, ये तो इसकी नॉलेज भी इसके अंदर तो ऑलरेडी है, इसमें और व्यापक तरीके से क्या किया जा रहा है, बच्चे को अपने नेशनल और इंटरनेशनल हर तरह की नॉलेज दी जा रही है। तो ये हमने क्या किया, हमने डिफरेंस समझा सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज़ का, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, अभी हमने आज की क्लास में डेमो के पर्पज से बहुत ही छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया। आगे हम इसका पूरा डीपली पढ़ेंगे। डिफरेंस हमने देख लिया सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज़ का। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि सोशल साइंस क्या है, ठीक है, पूरा डीपली समझेंगे, उसका नेचर कैसा है, प्राइमरी लेवल पर ये सोशल साइंस पढ़ाने के हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, NCF क्या कहता है, NCERT क्या कहती है साइंस एंड सोशल स्टडीज़ के लिए। तो पेडागोजी का पॉइंट ऑफ व्यू हमारा ऐसे ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला रही हूँ कि CCH की तरफ से आपका सीटेट का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, एप्लीकेशन पर भी है, आपको यूट्यूब पर भी इसकी जो है क्लासेस मिल रही हैं। लेकिन एप्लीकेशन पर ये प्रॉपर तरीके से आपका बैच जो है वो चल रहा है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इसमें इनरोल करा सकते हैं, ठीक है। और इसका जो डिस्काउंट है, जो कि बहुत ही अच्छा डिस्काउंट CCH की तरफ से आपको दिया जा रहा है, वो 50% डिस्काउंट है। तो इतना मिनिमम प्राइस में आपको एक अच्छा सा सीटेट का बैच मिल रहा है, जिसमें इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, तो आई थिंक आप लोगों को ले लेना चाहिए। बाकी आप लोगों को और इनसे सीटेट से रिलेटेड या अन्य किसी भी टीचिंग फील्ड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे CCH के जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।